Hello everyone. In this video we will talk about cell biology. So this is a very important topic for your CUET PG exam. बॉटनी हो, zoology हो, लाइफ साइंसेस हो. लाइफ साइंसेस और बॉटनी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लास्ट ईयर में आई गेस 16 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेल बायोलॉजी में से पूछा गया था ओनली इन बॉटनी, और लाइफ साइंसेस में तो फिर ऑब्वियसली पूछा ज़्यादा जाएगा. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना. बिकॉज आप CUET PG का जब भी प्रिपेयर करते हो तो सोचते हो कि एल्गी पढ़ लेते हैं बॉटनी के लिए, फंगस पढ़ लेते हैं, टेरिडो पढ़ लेते हैं, जिम्नो पढ़ लेते हैं. बट ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सेल बायो, मॉल बायो, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रादर देन वो क्रैमिंग वाला पोर्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल बॉटनी. तो देख लेना, मतलब उस हिसाब से पढ़ना, इन टॉपिक्स को पहले कवर करना जो आपको सब एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे. तो अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा. एक बात याद रखो, सेल थ्योरी में जो आपका एक्सेप्शन है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो आपका जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा यहाँ में से आपका गारंटीड क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो अगर सेल थ्योरी की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन है आपके वायरसेस. क्यों? क्योंकि वायरसेस में आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं है. ठीक है, ये याद रखना. अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 एंड ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन द बुक माइक्रोग्राफिया. एक बात यहाँ से क्या समझनी है आपको, ही ऑब्जर्व्ड इट इन अ पीस ऑफ कॉर्क. मतलब उन्होंने डेड सेल्स के बारे में स्टडी किया. तो बेसिकली उन्होंने सिर्फ सेल वॉल्स को ही ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि कॉर्क सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, जिनमें कोई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो आपका है नहीं. ये आपको समझ आ रहा होगा. उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल्स, तो देन यू विल से एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. ठीक है, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया इन अंडर अ माइक्रोस्कोप और उनको नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स का. ठीक है, तो याद रखना. उसके बाद प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का डिफरेंस क्या है. प्रोकैरियोट्स में एक लाइक दे लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और हम यूकैरियोट्स में तो होता है. प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो इनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियोइड, लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. ये सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कॉम्प्लेक्स है, इनके अंदर ऑर्गेनल्स की जो है वो नहीं होते जैसे यूकैरियोट्स में होते हैं. जैसे आपका सपोज लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स. अगर हम रीजन ऑफ सेल विच लाइज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है बहुत. अभी हम मेन आगे बात करें तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसीज. ठीक है, तो याद रखना ये सब चीज़ें. मेमेलियन आरबीसीज के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दे आर ए न्यूक्लियर. और उसके बाद आता है सीव सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता. तो इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट. तो इट इज मेमेलियन आरबीसीज एंड इन प्लांट्स इट इज सीव सेल्स. सेल थ्योरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल डॉक्ट्राइन. इट वॉज गिवन बाय स्क्लीडन एंड सॉचवान इन 1838 एंड 1839. स्क्लीडन ने 1838 में क्या किया, उसने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया. ठीक है, एंड उसने कहा कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू. तो बेसिकली उन्होंने टिश्यू के बारे में बताया. अगर हम सॉचवान की बात करें तो ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड सेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर टुडे विच इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कॉन्क्लूडेड सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स. तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं विच यू ऑलरेडी नो. According to this theory, cell theory क्या बोलती है, to which, what is a exception to the cell theory, viruses. According to this theory, all living things are made up of cells. ठीक है, and cell is basic structure and functional unit of life. This theory did not explain that how new cells are getting formed. Rudolf Virchow in 1855 said proposed omnis cellula e cellula. That means all cells arise from pre-existing cells. ठीक है. अगर हम मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करें तो मॉडर्न सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल सेल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. Cells contain DNA which passes down from generation to generation. All cells have basically the same chemical composition.
इवोल्यूशन ऑफ सेल। सेल जो है वो सबसे पहले आपका ये मैं आपको किसी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी में बताऊंगा इवोल्यूशन ऑफ सेल्स के बारे में। एक बात याद रखना, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन डोनर था सबसे पहला, ठीक है, इट वॉज प्रोबेबली H2S एंड नॉट H2O। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि H2O इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो था वो H2S को माना जाता है, नॉट H2O। ये एवोल्यूशनरी आपका थ्योरी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के बारे में आएगा तो तब वहाँ पे बात करेंगे। ये आपका एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी ही है। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट्स मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट आपको जानना क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे, जिनमें से सबसे मेजर वाला जो एक्यूरेट मॉडल है, इट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन इन 1972, ये याद रखना। इन दिस मेम्ब्रेन इज व्यूड एज अ क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो इंसर्ट होते हैं इनटू लिपिड बाइलेयर्स, ठीक है। तो आपका ये मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा। इट डिस्क्राइब्स मोज़ेक अरेंजमेंट, जहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर एज वेल। ये मैंने डायग्राम पूरा नहीं बनाया, पूरा मतलब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए समझ जाओगे यहाँ से। दिस इज़ योर लिपिड बाइलेयर और दिस इज़ योर प्रोटीन, ये वाला पार्ट, एंड इट इज़ एन इंटीग्रल प्रोटीन, ये एम्बेडेड है, और आपकी पेरिफेरल प्रोटीन ये है, ठीक है। फैटी एसाइल चेन्स जो होती हैं लिपिड बाइलेयर में, वो फ्लूइड फॉर्म करती हैं एक, और ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है ये फ्लोट करता है लिपिड बाइलेयर में। ये आपको दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, इट इज़ फ्लोटिंग इन द लिपिड बाइलेयर। बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर फ्री टू मूव लेटरली, ये बात याद रखना। दीज कैन मूव लेटरली बट देयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वन फेस ऑफ द बाइलेयर, मतलब वो एक तरफ को मूव कर सकते हैं बट नॉट बोथ साइड्स, हिंस इट इज़ अ क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर रादर देन टोटली फ्लूइड स्ट्रक्चर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर के बारे में अगर हम बात करें, ऊपर के जो फैक्ट्स हैं मैं जो स्किप कर रहा हूँ, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ 2 लीफलेट्स ऑफ एम्पीपैथिक लिपिड मॉलिक्यूल्स, जिनके पोलर हेड्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट में होते हैं विद इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्वस फेस। ये आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये आपकी नीचे वाली जो होती है ना, ये होती है नॉन पोलर टेल, ठीक है। और ये आपका हेड जो है इट इज पोलर, दिस टेल इज योर नॉन पोलर। जब ये क्या होता है, नॉन पोलर टेल्स जो हैं वो आपको ये ऊपर जो बनाया है ये दिख रहा होगा, नॉन पोलर टेल्स एक दूसरे को फेस करती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी फिजिकल फोर्स, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। द प्राइमरी फिजिकल फोर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग लिपिड बाइलेयर इज विच फोर्स, इट इज़ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ठीक है। अब 3 क्लासेस ऑफ लिपिड्स आर प्रेजेंट, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल। अब इनकी हम बात कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड में आ जाएगा आपका, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसाइन, फॉस्फेट एंड एन अल्कोहल अटैच टू द फॉस्फेट। ये आपके फॉस्फोलिपिड हो गए। अब आपके फॉस्फोलिपिड भी 2 टाइप के होते हैं। ये फैटी एसिड कंपोनेंट्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। इसके बाद 2 टाइप के हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड इज स्फिंगोमाइलिन। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे, जितना भी इसके बारे में, अगर शायद एक वीडियो में तो ना कवर हो सेल बायोलॉजी, बट जितना भी अपलोड होगा वो देख लोगे, तो आई थिंक यू विल नॉट हैव टू रीड एनी बुक, रेफरेंस बुक, क्योंकि ये पाथफाइंडर में से ही नोट्स हैं, तो आई गेस दे आर मोर देन इनफ। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बात करें तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल, ठीक है, नाम से पता चलता है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड दे कंटेन एन एमिनो एसिड ग्रुप कॉल्ड स्फिंगोसाइन इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड स्फिंगोसाइन होता है इसमें इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट, अल्कोहल अटैच टू फॉस्फेट। डिपेंडिंग ऑन द अल्कोहल देयर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
ठीक है। सपोज और एक बात, जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, दे आर लिंक्ड टू अ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड है इसके अंदर, दे आर लिंक्ड टू द दिस, ये आपका फैटी एसिड है ना यहाँ पे, ठीक है, दीज आर हाइड्रोफोबिक, दीज आर लिंक्ड बाय एन एमाइड बॉन्ड। ये यहाँ पे याद रखना है ये बात भी। जो आपका एमिनो ग्रुप है, एमाइड बॉन्ड अब बनेगा कहाँ से? एमिनो ग्रुप से ही बनेगा ऑब्वियसली। तो एमिनो ग्रुप जो है स्फिंगोसाइन का, ये अमीनो एसिड है एक स्फिंगोसाइन, ठीक है, इसका जो एमाइनो ग्रुप है वो बनाएगा एक एमाइड बॉन्ड फैटी एसिड के साथ। उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ एल्कोहल के बेसिस पे। एल्कोहल अगर कोलाइन होगा तो इट इज़ फॉस्फेटाइडल कोलाइन एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज लेसाइथिन, and if serine then it is called phosphatidal serine. Plasma membrane of animal cells is made up of, एक चीज़ और, phosphoglycerides are most numerous phospholipid molecules which are found in plasma membranes. तो ये पूछा जा सकता है मोस्ट अबंडेंट कौन से हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स? तो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं। और मोस्ट अबंडेंट जो आपका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है वो है स्फिंगोमाइलिन। इसके बाद एनिमल सेल्स में कंटेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए एनिमल सेल्स। ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दे आर आइदर मोनो और ओलिगोसेकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, ओलिगो मतलब दो या दो से ज़्यादा। उसके बाद आता है सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड। सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड होता है सेरिब्रोसाइड, ठीक है, जिसमें एक सिंगल शुगर रेजिड्यू है। और कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड इज ग्लोबोसाइड, ठीक है। उसके बाद है गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड्स जो है वो ग्लोबोसाइड्स ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ओलिगोसेकेराइड है इट इज़ विद वन और मोर सियालिक एसिड्स विच इज़ लिंक्ड ऑन शुगर चेन. दिस सियालिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन गोल्जाई कॉम्प्लेक्स. These are found exclusively in outer leaflet. अब आ गया स्टिरॉल. स्टिरॉल की बात करें तो स्टिरॉल में ना एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 6 कार्बन रिंग्स और 5 कार्बन. मैंने पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन जो आपको मेन याद रखना है इट हैज़ 4 फ्यूज्ड रिंग्स, 3 विद 6 कार्बन एंड 1 विद 5. कोलेस्ट्रॉल जो है मेजर स्टिरॉल है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ. कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना कि हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी का ये हो गया वो हो गया, तो दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल विच इज मेजर स्टिरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ plant cells lacks cholesterol but they contain other sterols like stigmasterol, cytosterol, campesterol. तो बैक्टीरियल प्लाज्मा ये पूछा गया था, आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि प्लांट्स में इनमें से कौन कौन सा वो होता है कोलेस्ट्रॉल. तो इट इज स्टिग्मास्टेरॉल, ठीक है, इट इज साइटोस्टेरॉल, इट इज कैम्पेस्टेरॉल. बैक्टीरियल प्लाज्मा ऑल्सो लैक्स कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. इसके बाद आता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ई कोलाई के अंदर इनमें से कौन से फॉस्फोलिपिड्स हैं या क्या है, तो इट इज़ फॉस्फेटाइडल इथेनोलामाइन एंड फॉस्फेटाइडल सेराइन. ये 2 होते हैं, ठीक है, इसमें ई कोलाई में. तो ये आपको 0 दिख रहा होगा फॉस्फेटाइडल कोलाइन पे और कोलेस्ट्रॉल पे ई कोलाई के केस में. बाकियों का आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये नोट्स मुझसे आप टेलीग्राम पे या फिर आप पाथफाइंडर खोल के देखोगे तो आपको वैसे भी दिख जाएगा. तो वॉट एवर इज़ ओके विद यू. उसके बाद लिपिड राफ्ट्स की बात करें तो लिपिड राफ्ट्स या मेम्ब्रेन राफ्ट. लिपिड्स जो हैं वो रैंडमली ही आपस में मिक्स नहीं होते. लीफलेट ऑफ बाइलेयर में कुछ लिपिड्स, सर्टेन लिपिड्स मतलब फिक्स नंबर ऑफ लिपिड्स, पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स. तो याद रखना लास्ट ईयर आई थिंक ये पूछा था लिपिड ड्राफ्ट्स, एज मच एज रिमेंबर कि ये पूछा था, बिकॉज मुझे शायद मैं कंफ्यूज होकर गलत करके आया था. तो बट इसमें क्या है लिपिड ड्राफ्ट्स में, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और स्फिंगोलिपिड्स होता है. तो शायद यही पूछा गया था कि कोलेस्ट्रॉल और कौन सा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड ऑप्शन दे देगा और ये दे देगा. तो आप याद रखना कि लिपिड ड्राफ्ट कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स. कोलेस्ट्रॉल तो है ही, अगर आपको याद रखने में फिर भी कन्फ्यूजन है तो आर से याद रख लेना कि आर के ज़्यादा करीब है एस, तो इट हैज़ स्फिंगोलिपिड्स एंड नॉट ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है. अगर इसमें हम नेक्स्ट बात करें तो दे फॉर्म अ स्टेबल मोर ऑर्डर्ड एंड स्लाइटली थिकर माइक्रोडोमेन्स विच आर कॉल्ड लिपिड राफ्ट्स. उसके बाद अगर हम बात करें, दिस टर्म वॉज ओरिजिनली यूज टू डिनोट अ डिटर्जेंट रेजिस्टेंट लिक्विड ऑर्डर्ड फेज दैट इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. ठीक है, ये स्फिंगो याद रखना,
ठीक है। तो डिटर्जेंट रेजिस्टेंट लिक्विड था ये। तो इसके लिपिड राफ्ट के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, राफ्टोफिलिक प्रोटीन्स बोलते हैं उनको। लिपिड राफ्ट जो है वो हेट्रोजीनियस डायनेमिक आपका मिक्सचर टाइप का एक चीज़ है जिसमें लेटरल मोबिलिटी और एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, रिलेटिवली ऑर्डर्ड है, डिटर्जेंट रेजिस्टेंट है, एक्सेट्रा। दो टाइप के लिपिड राफ्ट्स हैं, प्लेनर और कैवियोले। प्लेनर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना डीप में, पर थोड़ा एक दो पॉइंट्स याद रखने चाहिए आई गेस ऐसी चीज़ों के, बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू गेट एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पता होंगे तो दैट हेल्प्स। प्लेनर में आपको आ जाता है फ्लोटिलिन प्रोटीन एंड दे आर फाउंड इन न्यूरॉन्स, जब कैवियोले एब्सेंट होता है। कैवियोले नाम से पता चलता है, कैवियोले विल कंटेन कैवियोलिन प्रोटीन, ठीक है। इनवर्डली कर्व्ड फ्लास्क शेप्ड राफ्ट्स कॉल्ड कैवियोले आर स्पेशली enriched in कैवियोलिन प्रोटीन। कैवियोलिन है क्या? इट इज़ एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो क्या करती है, तो याद रखना कैवियोलिन बाइंड्स कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इट इज़ अ कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग प्रोटीन। तो अब ये भी बोल सकता है कि भाई इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन कैवियोले बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू बाइंड दिस स्टिरॉल। एक बात याद रखना, लिपिड राफ्ट्स, अगर ये शायद लाइफ साइंसेस या किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजी एज वेल। लिपिड राफ्ट्स एक्ट एज प्लेटफॉर्म्स फॉर असेंबली ऑफ टी सेल सिग्नलिंग मशीनरी, ठीक है। लिपिड राफ्ट्स का एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या है? दे एक्ट एज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे टी सेल सिग्नलिंग मशीनरी काम करती है। टी सेल हेल्प्स इन योर इम्यून रिस्पॉन्सेस। मिसिल, बाइलेयर एंड लिपोसोम, ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लिपिड एग्रीगेट्स हैं, तो ये काफ़ी सिमिलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसलिए इनमें से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसिल्स आर इस केस में क्या होता है मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि आपका नीचे जो है ये वाला, सबसे नीचे ये वाला मिसिल का डायग्राम है। तो अब अगर आप देखोगे तो इसमें हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स जो है ना वो अंदर की साइड को होते हैं, आर हिडन इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डायमीटर इनका 20 नैनोमीटर से कम होता है। अब इसमें बाइलेयर की बात करें तो दो लिपिड मोनोलेयर्स जो हैं वो मिलके 2D शीट बनाती हैं, जैसे कि आपका ये। अब ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक रीजन्स जो हैं वो इसके एज पे होते हैं। हाइड्रोफोबिक रीजन्स एज पे हैं, हाइड्रोफोबिक एज पे हैं तो कांटेक्ट में होंगे पानी के साथ, ठीक है। तो ये जो है इस वजह से अनस्टेबल होगा, बिकॉज अगर आप किसी चीज़, हाइड्रोफोबिक मीन्स पानी से डरता है और उसको पानी के साथ ही कांटेक्ट में है तो अनस्टेबल ही होगा और स्पॉन्टेनियसली फोल्ड कर जाएगा अपने ऊपर ही बैक ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म अ हॉलो वेसिकल लाइपोसोम, ये, ठीक है। फोल्ड हुआ और एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाएगा, सेल्फ सीलिंग, क्लोज सेल्फ सीलिंग सॉल्वेंट फिल्ड वेसिकल बाउंड बाय ओनली अ सिंगल बाइलेयर है इसके बाहर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ लाइपोसोम, ठीक है, ये लाइपोसोम। इसके बाद मेम्ब्रेन लिपिड्स जो हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिटवीन 2 लीफलेट्स ऑफ द बाइलेयर। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स अलग अलग होते हैं, फॉस्फेटाइडल सेराइन ये सब हैं। इसमें ये याद रखना, फॉस्फेटाइडल सेराइन एंड फॉस्फेटाइडल इथेनोलामाइन आर प्रेजेंट इन साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। और योर स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटाइडल कोलाइन आर मेनली फाउंड इन नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा डीप है, लाइफ साइंसेज में मे भी पूछा जाए बट नॉट, आई थिंक बॉटनी में नहीं पूछेंगे ऐसा। फॉस्फेटाइडल सेराइन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ये आपका इम्यूनोलॉजी कॉन्सेप्ट है, तो आई स्किप दिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। द रैपिड, आई थिंक ये पाथफाइंडर में भी बहुत हाईलाइट करके लिखा है, द रैपिड लेटरल मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। मैंने क्या बताया, लिपिड्स लेटरली मूव करते हैं, दे कैन बी विजुअलाइज्ड बाय दिस टेक्निक विच इज़ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूज, ठीक है। जिस टेक्निक का नाम है फ्रैप स्टैंड्स फॉर फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर photo bleaching. It is a technique to measure lateral movement of proteins and lipids in plasma membrane. Transition of a lipid molecule from one leaflet to another is called transverse diffusion. ठीक है, तो एक लिपिड मॉलिक्यूल एक लीफलेट से दूसरे में कैसे जाता है, गोज बाय ट्रांसवर्स डिफ्यूजन बाय फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म, ठीक है। एक थर्मोडाइनमिक बैरियर होता है इसलिए रैपिड डिफ्यूजन नहीं होता, एक्टिव प्रोसेस है इसलिए रेयर फिनोमिना है। तो एक्टिव प्रोसेस है तो बेसिकली जो आपका ये थर्मोडायनेमिक बैरियर जो है रैपिड डिफ्यूजन नहीं होने देगा इसलिए रेयर फिनोमिना। और जो ट्रांसवर्स डिफ्यूजन है इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, मतलब यूटिलाइजेज एनर्जी। उसके बाद फ्लिपेस और फ्लॉपेस करके दो हैं,
ठीक है, ये आपके क्या हैं, अब इनकी बात करें तो दे फ्लिपेज इज अ पी टाइप एटीपीएस विच ट्रांसपोर्ट्स फॉस्फोलिपिड्स विद फ्री अमीनो ग्रुप्स इन देयर हेड ग्रुप्स। ठीक है, तो पी टाइप एटीपीएस है, फॉस्फोलिपिड के ट्रांसपोर्ट को करता है, ये याद रखना। अब ये क्या कहाँ से कहाँ करता है, एनसी टू सी, मतलब नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक में करता है, ये नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक में। ठीक है, उसके बाद आपका फ्लोपेस, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेटाइडल सिराइन एंड फॉस्फेटाइडल इथेनोलामाइन आर मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोसोलिक लीफलेट। तो पी टाइप एटीपीएस उनको क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है फॉस्फोलिपिड्स को। ठीक है, किनको, फॉस्फेटाइडल सिराइन को और फॉस्फेटाइडल इथेनोलामाइन को। अगर इनको ट्रांसपोर्ट करेगी तो ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं साइटोसोल में, तो साइटोसोल में ही ट्रांसपोर्ट करेगी तो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में चले जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। अगर आप ये याद रखोगे कि ये कहाँ पे होते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ट्रांसपोर्ट भी, आप किसी चीज़ को आप वहीं पर पहुँचाओगे ना जहाँ उसको पहुँचना है। उसके बाद फ्लोपेस इज योर एटीपी डिपेंडेंट एक्टिव, इट हैज़ एटीपी डिपेंडेंट एक्टिविटी, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट करता है साइट। अब इसका काम फ्लिप से उल्टा होगा, फ्लिप फ्लॉप। फ्लॉप क्या करेगा, साइटोसोल से नॉन साइटोसोल में भेजेगा इट। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स को अपोजिट डायरेक्शन में भेजता है ये। स्क्रैम्बलेज डज नॉट रिक्वायर एटीपी बट रिक्वायर्स कैल्शियम फॉर इट्स एक्टिवेशन। आई थिंक ये भी लाइफ साइंसेज के किसी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, बोथ मोनोलेयर्स जो हैं, इसमें मेन तो आप ये याद रखो कि स्क्रैम्बलेज की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर अगेन। उसके बाद है फ्लूइडिटी ऑफ अ लिपिड बाइलेयर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फ्लूइडिटी आप एक पल के लिए लिपिड बाइलेयर भूल जाओ, फ्लूइडिटी और टेम्परेचर कैसे होंगे आपस में रिलेटेड। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई चीज़ फ्लूइड बनेगी ना ज़्यादा। अब पानी को ही ले लो, अगर आप आइस को मेल्ट करते हो, इन टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, फ्लूइड बनता है, मतलब वाटर के फॉर्म में आता है। अगर डिक्रीज करोगे तो आइस बनती है, तो मोर रिजिड जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे ये इस यहाँ पे भी इसको यही कहा गया है, दिस इज टर्म्ड एज फेज ट्रांजिशन एंड द टेम्परेचर इज फेज टेम्परेचर। उसके बाद इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ इट्स फैटी एसिड। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर फैटी एसिड की लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ फैटी एसिड मीन स्मॉल, यहाँ पे अगर आपका क्या है, लेंथ ऑफ फैटी एसिड अगर स्मॉल टेल है मान लो, तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। लिपिड्स जो हैं, अब ये भी आपको नेक्स्ट पेज पे मैं अच्छे समझा दूंगा। लिपिड्स विद शॉर्ट और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स अंडरगो फेज ट्रांजिशन एट लो टेम्परेचर। मतलब जिनका पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम हैं वो क्या करेंगे, ये जो आपका फेज ट्रांजिशन है लो टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे लिपिड सैचुरेटेड है, ठीक है, लॉन्गर सैचुरेटेड चेन्स, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्या लगेगा, आपका टेम्परेचर लगेगा। शॉर्ट चेन्स में सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है टू फॉर्म वॉन्डरवॉल इंटरैक्शंस। हेंस शॉर्ट चेन्स जो हैं वो टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल टू इंटरैक्ट विद वन अनदर उसको भी रिड्यूस करती हैं। ठीक है, तो उसको भी रिड्यूस कर दिया, इसलिए वो वीकली इंटरैक्टेड हैं, मतलब वीकली आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, चलो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, एसाइल चेन्स, इनमें क्या है, किंक्स होते हैं। ठीक है, ये किंक की वजह से टाइट पैकिंग नहीं हो पाती। किंक क्या है, अब मैं आपको ये बता दूँ ज़रा एक बार। दिस इज़ योर, ये आपका बायोलॉजी वाला किंक है। ये जो एक थोड़ा सा से कर्व टाइप का दिख रहा है ना, स्ट्रेट नहीं है यहाँ से, दिस इज़ द किंक। ठीक है, अब किंक का क्या फ़र्क पड़ रहा है ये भी हमें देखना होगा। तो अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, इनके पास किंक हैं, ये टाइट पैकिंग को रोकते हैं। अगर टाइटली पैक नहीं होगा तो फ्लूइडिटी रहेगी मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो फ्लूइड स्टेट होती है। अगर अनसैचुरेटेड ज़्यादा हो गए सपोज, ठीक है, तो अनसैचुरेटेड ज़्यादा होने की वजह से, सपोज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है सैचुरेटेड से, तो क्या होगा, तो होगा आपका फ्लूइडिटी इंक्रीज। ये बातें याद रखना कि कहीं से अनसैचुरेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो आपका फ्लूइडिटी भी बढ़ेगा।
लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है ये तो मैंने अभी शायद बताया ही नहीं. अनसैचुरेटेड मीन्स मतलब आपके जो डबल बॉन्ड्स हैं उनका नंबर ज़्यादा है फैटी एसिड चेन में. ठीक है, तो अलग अलग आपके फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड डिपेंड्स, सब में अलग अलग होता है, विच यू विल हैव टू रिमेंबर फ्रॉम योर बायोकेमिस्ट्री पोर्शन. प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है, बायोकेमिस्ट्री किसी और दिन बात कर सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज करती है ऑर्डर एंड रिजिडिटी. कोलेस्ट्रॉल से रिजिडिटी बढ़ती है तो मतलब फ्लूइडिटी डिक्रीज होएगी, याद रखना ये भी. उसके बाद इसकी प्रेजेंस से एक्सटेंडेड स्टेट चेंज जो है वो स्टेबलाइज होती है. अरेंजमेंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बाय वॉन डर वाल इंटरैक्शन. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अगर अरेंज कर रहा है, मतलब कि मैंने बताया ना अनसैचुरेटेड होने से फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब सैचुरेटेड होने से कम ही होगी. प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रादर देन प्लांट सेल्स. तो इसलिए एनिमल प्लांट सेल्स जो हैं वो एनिमल प्लाज्मा सेल आर लेस फ्लूइड और मोर रिजिड देन प्लांट्स. ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ एनिमल्स की या प्लांट्स की किसकी ज़्यादा रिजिड होगी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर किसकी ज़्यादा फ्लूइड होगी. तो ज़्यादा रिजिड किसकी होगी, एनिमल्स की. क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे ऊपर लिखा था, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी, इन वो होती हैं स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन. आई थिंक ये लाइसेंसेस के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था, कुछ तो इससे रिलेटेड पूछा था, आई थिंक यही पूछा था, स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन. ठीक है, इसके बाद है आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. वन इज़ पेरिफेरल, वन इज़ इंटीग्रल. अब इंटीग्रल है मतलब बहुत टाइटली एसोसिएटेड होगी, तो ये बेसिक सी चीज़ है, नाम से ही पता चलता है. पेरिफेरल मतलब ये रिलीज़ हो सकती है बाय रिलेटिव जेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स. इसमें आपको बहुत मेहनत लगेगी इंट्रिंसिक में क्योंकि टाइटली अटैच्ड है. ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एम्फीपैथिक, ये वही डुअल नेचर शो करती है. उसके बाद है ग्लाइकोफोरिन. ग्लाइकोफोरिन जो है वो मेजर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ आरबीसी, ये भी पूछा जा सकता है. मेजर कौन से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है आरबीसी की, सॉरी, इट इज़ ग्लाइकोफोरिन. ठीक है, फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर विच कंप्लीट अमीनो एसिड सीक्वेंस वाज डिटरमाइंड, ये थी. और ऐसे मतलब वियर्ड से फैक्ट्स जो शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछने चाहिए, वो CUT-PG में पूछे जाते हैं, तो याद रखना. ठीक है, ग्लाइकोफोरिन इज फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका कंप्लीट अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइन हुआ था. Another prominent protein is band 3 protein on RBC. It is band 3 protein. एक इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो band 3 protein. It is present on RBC. ठीक है, band 3 and ऐसे याद रख लो B for band 3 and it is present in RBC ही इसकी ट्रिक बना लो. band 3 दिखा कहीं तो RBC याद कर लो. RBC के अंदर band 3 प्रोटीन और C मतलब क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर. ठीक है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज में हेल्प करती है. हमें पता है कि आरबीसी के अंदर क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज होता है. उसके बाद है आपका हाइड्रोपैथी प्लॉट. इट इज़ नॉट सो आई थिंक दैट इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए आई गेस. हाइड्रोपैथी प्लॉट इज यूज टू नो द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स ऑफ ए प्रोटीन सीक्वेंस बाय नोइंग अमीनो एसिड सीक्वेंस. तो अगर आपकी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है सपोज, तो आप क्या करोगे, उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस जानने की कोशिश करोगे और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे बाय नोइंग दिस प्रोटीन अमीनो एसिड सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस. हाइड्रोपैथी इंडेक्स इज द फ्री एनर्जी चेंज विच इज एक्सप्रेस्ड accompanying movement of amino acid side chain from a hydrophobic solvent in, ये मैंने क्या लिखा है फ्री. तो बेसिकली याद रख लो कि हाइड्रोपैथी इंडेक्स है क्या, वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज़ फ्री एनर्जी चेंज विच इज़ एक्सप्रेस्ड जब अमीनो एसिड मूव करता है फ्रॉम अमीनो एसिड का साइड चेन मूव करता है एक हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट से. ठीक है, इनटू वाटर. ये वाटर है, थोड़ा मेरा राइटिंग का इशू है, ये पाथफाइंडर से आप देख सकते हो. अ पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स फ्री एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर टू वाटर. मतलब कि इस अमीनो एसिड साइड चेन को वाटर में जाने के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू आया इस हाइड्रोपैथी इंडेक्स का, दैट मीन्स फ्री एनर्जी चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर हम ये वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक. इट इज़ यूज टू विजुअलाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन. तो इसमें आप क्या यूज़ करते हो लिक्विड नाइट्रोजन एट
-196 टू इमोबिलाइज द सैम्पल। फ्रीज एचिंग क्या है? फ्रीज एचिंग है रिमूवल ऑफ आइस। इसमें हम क्या करते हैं, आप फ्रीज फ्रैक्चर में क्या करते हो, ठीक है, सबसे पहले आप क्रायो फिक्सेशन करते हो एट -196 डिग्री। इसमें आप रैपिड फ्रीजिंग करते हो इमोबिलाइज करने के लिए सैंपल को। फ्रैक्चर कर दोगे स्पेसिमेन को क्लीव करने के बाद विद अ माइक्रोटोम नाइफ, ठीक है, माइक्रोटोम के साथ आप फ्रैक्चर कर दोगे। फ्रीज फ्रैक्चर को आप कोट करते हैं हम इसके बाद हैवी मेटल के साथ अंडर हाई वैक्यूम, ठीक है। हाई वैक्यूम में इसलिए करते हैं क्योंकि जब हैवी मेटल को हम टेम में देखते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो उसके लिए अब आपको माइक्रोस्कोपी भी आनी चाहिए। तो जब देखा जाता है तो वहाँ पे वैक्यूम होना चाहिए ताकि कोई और इलेक्ट्रॉन ना हो, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का भी लेना देना है। रिमूवल ऑफ स्पेसिमिन, ठीक है, रेप्लिका से जो तोड़ा है उसको रिमूव करेंगे। ये इस रेप्लिका से अपने ऑब्जर्वेशन ऑफ रेप्लिकाज विद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो मैं अभी बता रहा था वही। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर और चैनल प्रोटीन्स होते हैं। यूनिपोर्टर्स हो सकते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अगर आप कर रहा है सिंगल सॉल्यूट फ्रॉम वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर, दिस सिंगल नॉन कपल्ड ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट दो चीज़ों का एक साथ है, साइमल्टेनियस है, मतलब एक जा रहा है तो दूसरा बाहर आ रहा है, या एक जा रहा है तो दूसरा भी जा रहा है, कुछ दो चीज़ें रिलेटेड है, तो दैट इज़ अ सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सेकेंड सॉल्यूट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये यूनिपोर्ट एक इस तरफ गया, सिम्पोर्ट दोनों सेम तरफ गए। यहाँ पे एक ऊपर गया, एक नीचे गया, ये आपका दो ऊपर वाला। चैनल प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्यूट्स को डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दीज कैन बी गेटेड और नॉन गेटेड। वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं चेंज करते हैं वोल्टेज को। ये मैंने इतना अच्छे से नहीं लिखा है अभी बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन योर अदर पोर्शंस, तो इसलिए ये आपका एक्शन पोटेंशियल वगैरह जब आप पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाती है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड ऑल। उसके बाद है मेन जो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही वाली चीज़ें बताऊंगा बिकॉज देर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर CUET-PG एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर लेते हैं। ये क्या करती है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कार्बोहाइड्रेट कोटिंग ऑन सेल सरफेस, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स वैसे बेसिकली जब टर्म की बात होती है तो इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोट्स। It is used to describe the carbohydrate coating on cell surface. It helps to protect cell surface from mechanical and chemical damage. Carbohydrates जो present होते हैं ना surface पे यूकैरियोटिक cells के, वो occur करते हैं as both glycoproteins and glycolipids. एक बात और important है, जब जो carbohydrates होते हैं ना आपके अलग अलग membrane के ऊपर, they are also helpful in immune responses because इनको recognize करता है immune system। जो अगर सपोज आपका कोई एंटीजन आ रहा है, वैसे मैं इम्यूनोलॉजी में चला गया थोड़ा, बट थोड़ा समझ लोगे तो इट विल बी बेटर। अगर आपका कोई मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है स्पेसिफिक, उसको रिकॉग्नाइज करके आपका क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। ABO ब्लड ग्रुपिंग, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉटनी स्टूडेंट्स आई गेस, तो इसको भी अभी के लिए स्किप कर दो ना, क्योंकि लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम तो आई थिंक लेट ही है CUET-PG का, तो आप तब ये चीज़ें देख सकते हो। ABO ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, इट इज़ नॉट वेरी टफ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देन होम्योथर्मिक। क्यों ऐसा होगा? बॉडी टेम्परेचर क्या है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का, लो होता है कोल्ड कंडीशन में, क्योंकि वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो लिपिड रिच जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से, मैंने क्या बोला था क्या होता है, फ्लूइडिटी बढ़ती है, तो उनको अपनी मेम्ब्रेन को फ्लूइड रखना है, रिजिड नहीं होने देना, इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से इम्पॉर्टेंट, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इंटीग्रल प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBCs? इट इज़ ग्लाइकोफोरिन, ठीक है। याद रखना है सब चीज़ें, जो मैं छोटे छोटे फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, यहाँ में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई एम एश्योरिंग यू दिस। नेक्स्ट इज़ योर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, आप प्लांट फिजियो में देख सकते हो, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट हेयर, ठीक है। ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक कर्व याद रख लेना, सिंपल डिफ्यूजन का
आप अगर देखोगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन फैसिलिटेटेड में आप बात करोगे तो इट इज़ मीडिएटेड बाय अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो इट इज़ मे बी अ कैरियर और चैनल प्रोटीन। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन में ग्रेटर होता है इन फैसिलिटेटेड देन सिंपल डिफ्यूजन। ऑब्वियसली फैसिलिटेट कर रहा है कोई तो ज़्यादा होगा रेट, ठीक है। जब ये एक अप्रोच करता है एक मैक्सिमम और उसके बाद सारे जब प्रोटीन्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट करते टाइम, तो सैचुरेशन ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन। इसके बाद चैनल प्रोटीन्स हैं, करियर प्रोटीन्स हैं। करियर प्रोटीन्स ये नॉन कोवलेंटली बाइंड करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ एक साइड पे मेम्ब्रेन की। इनके अंदर क्या होता है, एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है बाइंड करने के बाद, और दूसरी तरफ ये कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद छोड़ देते हैं। सपोज दिस इज योर वन, क्या बोलते हैं, करियर प्रोटीन, ये बाइंड किया इस तरफ, तो इस तरफ इसको छोड़ देगा मेम्ब्रेन के। कन्फर्मेशनल चेंज भी होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंज भी आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। दिस इज़ योर ग्लूट, ग्लूट इज़ योर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अलग अलग होते हैं। ग्लूट 1 इज़ फॉर योर इराइथ्रोसाइट, याद रखना कौन सा कहाँ है, 2 मेन याद रखना, यहाँ से अगर पूछना होगा तो ये 2 में से पूछ सकते हैं। ग्लूट 1 इज़ योर इराइथ्रोसाइट्स एंड ग्लूट 4 इज़ योर इंसुलिन रिस्पॉन्सिव। इट इज़ फाउंड इन हार्ट, आइडिपोस और ब्रेन, ठीक है। ये एंजाइम काइनेटिक्स आ गया, तो एंजाइम काइनेटिक्स भी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ पे इतना पढ़ के अभी आपको इतना समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर में मैंने बात की थी, कौन इन्वॉल्व है, अभी बताया था। आरबीसी के अंदर बैंड 3 प्रोटीन, ठीक है। HCO3 क्या करता है, एक डायरेक्शन में मूव करता है, और क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयंस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। अभी आपका CUET-PG आ रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ से मैं अगर आपसे बोलूँ कि HCO3 नेगेटिव से रिलेटेड प्लांट फिजियो में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विच इज़ इन C4 साइकिल। C4 साइकिल में क्या, C4 साइकिल में अगर आपसे कोई पूछे कि CO2 कैसे फिक्स होता है, तो CO2 डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपका जुड़ता है पेप के साथ और बना देता है ऑक्सैलो एसीटेट C4 साइकिल में, ठीक है। C4 साइकिल अगर याद करोगे तो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, वहाँ पे CO2 HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होके फिर पेप के साथ मिलता है। दिस जॉइंट्स पेप एंड दिस जॉइंट्स HCO3 जॉइंट्स पेप टू फॉर्म व्हाट, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ये छोटे छोटे चीज़ें आप कनेक्ट करते हो ना जब पढ़ते टाइम, तो इट हेल्प्स अ लॉट। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इट इज़ योर, ये आपको दिख रहा है CO2 H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस को हेल्प करती है। C4 में भी ये ऐसे ही होता है, CO2 H2O मिलते हैं। ये आपको इतना डिटेलिंग में जानने की शायद अभी ज़रूरत नहीं है, बट CO2 H2O मिलते हैं, HCO3 नेगेटिव बनता है एंड इट रिएक्ट्स विद पेप। ये मैंने आपको ऐसे क्लोराइड एक्सचेंज RBC में होता है, और मैंने आपको पहुंचा दिया C4 में, बट इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर एयर एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आ गया चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स जो है वो पोर्स क्रिएट करती हैं थ्रू द मेम्ब्रेन, अलाउ द फ्री डिफ्यूजन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। इसमें एक्वापोरिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्वापोरिन्स में भी एक्वापोरिन 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वापोरिन 7 पूछा जाएगा, सपोज विच एक्वापोरिन ट्रांसपोर्ट्स बोथ वाटर एंड ग्लिसरॉल, तो इट इज़ योर एक्वापोरिन 7, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ आयन चैनल्स को पढ़ना हो, जानना हो उनके बारे में, तो विच टेक्निक विल यू फॉलो, इट इज़ पाथ क्लैम्प टेक्निक, ठीक है। इट यूजेस एन अल्ट्रा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। इसके बाद जाता है आइनोफोर्स। ये भी आइनोफोर्स क्या है, ये स्मॉल हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व होंगे और इंक्रीज करेंगे परमिबिलिटी टू स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक आयंस। शील्ड करते हैं चार्ज ऑफ आयन टू बी ट्रांसपोर्टेड, एनेबलिंग इट टू पेनिट्रेट हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ लिपिड बाइलेयर। इसमें मेन क्या है मैं आपको वो बताता हूँ अब, ठीक है। ये आपका वेलिनोमाइसिन है, ठीक है। ये आइसोलेट होता है, ये सब याद रखना है। माइक्रोबायोलॉजी में, बॉटनी में, किसी में तो ये सब पूछते ही पूछते हैं। वेलिनोमाइसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच प्लांट, मैच द फॉलोइंग दे देगा, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस फुलविसिमस। इट ट्रांसपोर्ट K पॉजिटिव डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब वेनिलोमाइसिन से K पॉजिटिव बढ़ता है। मोमेंसिन, मोमेंसिन इज़ फॉर, वेलिनोमाइसिन से ऐसे VK करके याद किया था मैंने तो कि वेलिनोमाइसिन VK, विराट कोहली ऐसे करके, तो इट इज़ ट्रांसपोर्ट्स K पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ा देता है। मोमेंसिन, मोमेंसिन ऐसे याद किया था कि M के बाद क्या आता है N, तो N पॉजिटिव को करता है। उसके बाद
gramicidin. It is for bacterium Bacillus brevis. It is produced by bacterium Bacillus brevis. ठीक है. It forms a channel and permits passage of water and univalent cations but not anion. मतलब cations को जाने देगा, anions को नहीं. तो anions का नंबर बेसिकली बढ़ रहा है या cations का नंबर घट रहा है, whatever you can इसमें से समझ सकते हो वो. ठीक है. ये मैं ट्रांसपोर्ट्स नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये आपका ज़्यादा पार्ट आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हो, तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप इसको यहाँ भी समझो दोबारा से. और इसके बाद अगर हम बात करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इसी में बता दूँ. देखो, आपका जो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase है, उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं. इट इज़ अ हेट्रोडाइमर. इट हैज़ अ, नाम से याद रख लो कि Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase है तो हेट्रोडाइमर है. और इसमें 2 सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट और बीटा ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, अल्फा इज़ फॉर ATP हाइड्रोलिसिस एंड पंपिंग ऑफ आयंस एंड बीटा इज़ फॉर करेक्ट असेंबली ऑफ ATPase इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. करेक्ट असेंबली होने के लिए ज़रूरी है बीटा ग्लाइकोप्रोटीन. अब स्टेरॉइड्स जो है, जैसे डिजिटैलिस एंड ओबिन, आई डोंट थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट इट इज़ OUABIN. दीज आर कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ठीक है. डिजिटैलिस और ओबिन ये कार्डिक हार्ट से रिलेटेड होते हैं. डिजिटैलिस आपको पता ही होगा, ये डिजिटैलिस का एंजियोस्पर्म्स में भी पढ़ते हो कहाँ से मिलता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इज़ अ बेसिकली हार्ट डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये पोटेंट इनहिबिटर्स होते हैं Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव पंप के. तो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप के इनहिबिटर्स कौन हो गए? स्टेरॉइड्स लाइक डिजिटैलिस एंड ओबिन. ये उसके बाद ये डीफॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करते हैं ऑफ Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप, जब इनको अप्लाई करते हैं ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ मेम्ब्रेन. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन, ये लिखा है मैंने, ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेज बिकॉज दे इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स. कैसे इंक्रीज करते हैं? यही इस सब से ही, बाय इनहिबिटिंग द डीफॉस्फोराइलेशन. क्यों यूज़ करते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल को बढ़ाते हैं. बाय इनहिबिटिंग द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ, इनहिबिट करते हैं डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप को डीफॉस्फोराइलेट नहीं होने देते. ठीक है. इसके बाद है पेलिटॉक्सिन. पेलिटॉक्सिन इज एन इनहिबिटर ऑफ Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप एज. ठीक है. इट कन्वर्ट्स Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप इनटू अ नॉन स्पेसिफिक आयन चैनल. नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा, देयर बाय डिस्ट्रॉइंग द आयन ग्रेडियंट. इसके बाद आपका आ जाता है, इसी के साथ आई थिंक मैं ये वाला चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा. बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो एक वीडियो के लिए. फिर नेक्स्ट इसको एक और वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, सेल बायोलॉजी और सेल साइकिल नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा. ये लेकिन पढ़ के जाना एग्ज़ाम के लिए. अगर आप ये 30 जितने भी मिनट्स का वीडियो होंगे, 1-2 ये देख के जाओगे तो ये आपके 20-30 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे इन्वॉल्विंग 2-3 CUTPG एग्ज़ाम्स. ठीक है. इसमें अगर आप देखो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें आ जाएगा आपका, देखो ट्रांसपोर्ट ATPase के टाइप. ठीक है. P टाइप ATPases, ये वैसे आपका जूलॉजी में भी आता है और आपका बॉटनी में भी पूछ सकते हैं. तो ये फॉस्फोराइलेट होते हैं ड्यूरिंग कैटालिसिस. एंड एग्जाम्पल आ गया इसमें Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase, H पॉजिटिव ATPase. तो ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से टाइप के ATPase हैं ये वाले. तो याद रखना कौन से टाइप का है. तो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase, H पॉजिटिव ATPase, कैल्शियम ATPase इज़ अ P टाइप ATPase. V ATPases, V नाम से याद रखना, इट इज़ एसोसिएटेड विद योर वैक्यूल. ठीक है. वैक्यूल के साथ एसोसिएटेड है. इट इज़ जनरली फंक्शन टू मेंटेन लो pH ऑफ प्लांट वैक्यूल्स. वैक्यूल्स का फंक्शन जो है वो लो होता है, ये तो हमें सबको पता है. तो बहुत बेसिक चीज़ है. ये भी आपको मैं सेल बायोलॉजी में आगे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ पे कितना pH है, कहाँ पे क्या है. लाइजोसोम्स का pH भी कम रखते हैं बाय पंपिंग प्रोटोन पंप. अगर किसी चीज़ का pH कम है तो इसका मतलब वहाँ पे H पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे प्रोटोन्स को ज़्यादा पंप किया जा रहा है. उसके बाद है F ATPases कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है, ट्रांसपोर्ट करते हैं सिर्फ प्रोटोन को इन अ प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग कैटालिसिस. ठीक है. तो ये ट्रांसपोर्ट ऐसी जगह प्रोटोन को करेंगे जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही कैटालिसिस के टाइम पे. इन नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, मतलब प्लांट्स के अलावा जो यूकैरियोट्स हैं
वो नॉन फोटोसिंथेटिक है जो ये मिलता है ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्लांट्स में कहाँ मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे डिफरेंस आता है। FATPases आर फाउंड ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। लेकिन प्लांट्स में या एल्गी में कहाँ पे मिलता है, देयर आर 2 FATPase, वन इन माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन अदर इज ऑन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद है ABC transporter. ABC is your ATP binding cassette. It pump wide range of molecules including iron, sugar and amino acids. Most of them are present in plasma membrane. और ये ऐसे ही है, ठीक है। It has 2 transmembrane domains. 2 transmembrane domains हैं इसके अंदर and 2 cytosolic nucleotide binding domains. 2 transmembrane domains हैं, 2 cytosolic nucleotide binding domains हैं। ठीक है, ये या तो फुल ट्रांसपोर्टर्स हैं कंबाइनिंग ऑल रिक्वायर्ड डेटा डोमेन्स इन वन पॉलीपेप्टाइड। फुल ट्रांसपोर्टर्स का मतलब है जो जितने भी डोमेन्स हैं वो एक ही पॉलीपेप्टाइड में चेन में आ गए, जैसे 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स भी आ गए और 2 NBDs। तो आपसे सपोज पूछ लिया कि एक फुल ABC ट्रांसपोर्टर कौन सा है, तो उसके अंदर 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होनी चाहिए और 2 साइटोसोलिक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन होनी चाहिए, या हाफ है तो एक होनी चाहिए। ठीक है, most act as a pump and some as ion channels that open and close by ATP hydrolysis। ठीक है, इसके बाद है important member है इसका P glycoprotein। it is also called, ये याद रखना, this is very important, if not in botany it will be asked in life sciences, ऐसा बहुत chances है। P glycoprotein, it is also called, glycoprotein is called multi-drug resistance protein. It is P glycoprotein. It was initially identified because of its ability to confer multi-drug resistance in lung cancer cells. ठीक है, lung cancer cells में ये क्या करता है, multi-drug resistance को confer करता है। It plays important role in transferring xenobiotics such as toxins or drugs against the concentration gradient from cell and provide defense against harmful substances. अगर आप CFTR की बात करो, cystic fibrosis की, तो cystic fibrosis में CFTR जीन करके एक होता है, it is affected। ठीक है, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator which is also a kind of ABC transporter family which belongs to ABC transporter family। तो ये जब डिफेक्टिव CFTR प्रोटीन होती है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है विच इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद है आपका, आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही बताऊंगा बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा, या फिर ये आई थिंक ड्रग्स के बारे में बता देता हूँ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, ये अभी मैं नहीं बता रहा, यहाँ से आप मेन ये याद रखो कि हाँ, यहाँ से एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना ज़रूर। ठीक है, एगोनिस्ट इज़ योर स्ट्रक्चरल एंड, अगर इसकी बात करें एगोनिस्ट की, तो जो स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के, मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह जो एनालॉग्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो एगोनिस्ट होते हैं या तो एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटा मतलब एंटी, एगोनिस्ट मतलब स्ट्रक्चरल एनालॉग जो मिमिक करते हैं एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को। ठीक है, सपोज आपका एक मॉलिक्यूल है, अभी मैं एग्जांपल की तरफ आपको, जैसे मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, ठीक है, वो एक सिग्नल है सपोज क्लोरोफिल की वर्क के लिए, तो वहाँ पे सपोज जिंक आ गया, वैसे ऐसा सच में नहीं होता, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, तो ऐसा कुछ सोच मत लेना। ठीक है, तो जिंक आ गया सपोज, तो जिंक भी मैग्नीशियम की तरह ही क्लोरोफिल का काम करा रहा है, तो it will be an agonist because it mimic the function of signaling molecule by binding to its receptor and causing the normal response। ये आपका normal response हो गया। लेकिन antagonist, anti, ये करेगा उल्टा काम, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ लेकिन कोई रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं करेगा, हेंस इट इज एक्ट्स एज एन इनहिबिटर ऑफ नेचुरल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाय कॉम्पीटिंग फॉर बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज यही जिंक ने आके आपका उल्टा काम किया, इसने क्या किया, जहाँ पे मैग्नीशियम बाइंड करता था क्लोरोफिल के अंदर, वहाँ बाइंड कर गया, ठीक है, बीच में, और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कर दिया डिसरप्ट हो गया, तो क्लोरोफिल काम नहीं करेगा, तो ये हो गया आपका इनहिबिटर। इसके बाद आ गया न्यूरोटॉक्सिन, बस यही वाला बताऊंगा। न्यूरोटॉक्सिन में ब्लॉक करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। न्यूरोटॉक्सिन में अलग अलग होते हैं, वन इज टेट्रोडोटॉक्सिन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पफर फिश, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्विल फिश। टेट्रोडोटॉक्सिन करता क्या है, बाइंड्स विद Na पॉजिटिव चैनल एंड ब्लॉक्स ऑल आयन मूवमेंट। ये सब याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है।
उसके बाद है सेक्सीटॉक्सिन. सेक्सीटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय योर डाइनोफ्लैजिलेट्स सच एज गोनियोलेक्स, कैटेनिला. और ये क्या करता है? डाइनोफ्लैजिलेट्स इज अ टाइप ऑफ एल्गी. इट प्रिवेंट्स वोल्टेज गेटेड Na पॉजिटिव चैनल्स फ्रॉम ओपनिंग. ठीक है, तो ये भी Na पॉजिटिव चैनल्स को ही वो कर रहा है ब्लॉक, और वो भी Na पॉजिटिव को ही कर रहा था टेट्रोडो. सेक्सीटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स बाय लाइक गोनियोलेक्स. उसके बाद है वेराट्रिडिन. Veratridin is isolated from Sabadilla seeds and it binds with Na positive channel. अब ऊपर वाला क्या कर रहा है आप ये देखो. सेक्सीटॉक्सिन प्रिवेंट्स Na पॉजिटिव फ्रॉम ओपनिंग एंड विराट्रिडिन क्या करता है? विराट्रिडिन इनको हमेशा के लिए खोल देता है. ठीक है, याद रखना. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सैबेडिला. बेट्रैको, ये आवाज इससे ही समझ आ रहा होगा कि इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रॉग. शायद जूलॉजी के बच्चों को ज़्यादा समझ आए, बट स्टिल ठीक है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रॉग एंड इट मेक्स Na पॉजिटिव चैनल्स परमानेंटली ओपन. तो ये दो चीज़ें याद रखना. विच टू मेक इट ओपन? विराट्रिडिन एंड बेट्रैकोटॉक्सिन. विच डज ब्लॉक इट? सेक्सीटॉक्सिन एंड टेट्रोडोटॉक्सिन. दोनों ही चीज़ें अपोजिट है ना, हमें तो एक कांस्टेंट बैलेंस चाहिए. तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉग, फाइलोबेट्स और इट इज़ ऑरोटीनिया. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना, बस इसका फंक्शन क्या है वो याद रखना. तो इस वीडियो में इतना ही. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और यू नीड दिस PDF यू कैन टेक्स्ट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पे भी आप पर्सनली मांग सकते हो. ठीक है, तो इन दिस वीडियो इतना ही.